एक आदमी एक पाथ में इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से, एक नहीं, इसमें तो हुआ एक फिक्स पॉइंट, अब मैं बोल रहा हूं उसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा हमेशा इक्वल होती है, दो फिक्स पॉइंट से। देन द लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज व्हाट, क्या हो जाएगा उसका लोकस? जैसे कि ये ए और बी है, एक पॉइंट ऐसा है जिसकी इससे दूरी हमेशा हमेशा बराबर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वेरी गुड। तो याद रखना ये सब चीजें ही अब आएंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। If a person is moving in a path such that whose distance from two fixed point is always constant, then the locus of that point is perpendicular bisector of the given points। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसकी दो फिक्स पॉइंट है, या एक ऐसा जनरल कोई भी पॉइंट है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से दूरी है हमेशा हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो वो उसके हमेशा राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो उसको, उसमें मूव करेगा। उसी तरीके से एक पर्सन अगर किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधी रेखा में, मतलब एक फिक्स लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका लोकस क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इन सब तरीकों से ही आपके कोनिक बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कि लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और लोकस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। होता क्या है? इलिप्स एक ऐसा फिगर होता है, इसमें किसी भी पॉइंट की अगर मैंने पॉइंट पी लिया और ये हमारा बी है, तो बच्चों इन दोनों का दूरी पीए प्लस पीबी हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए विच इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अभी कोनिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बस तुम्हें यहाँ पर यूज ये करना है कि इसका सर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ओके, लॉन्गेस्ट पॉइंट से दूरी वाले पॉइंट से तक। अब फिर से सुनो, अगर कोई एक पॉइंट इस पाथ में मूव कर रहा है जिसकी एक पॉइंट से फिक्स दूरी पूछे, सर्कल, दो पॉइंट से फिक्स दूरी इक्वल हो, दो पॉइंट से दूरी हमेशा हमेशा इक्वल हो, राइट बाइसेक्टर। पर एक पॉइंट जिसकी दो पॉइंट से दूरी का सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, सम वर्ड है इसमें, क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। इसमें सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, लैंग्वेज में डिफरेंस देखो, इसमें क्या डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, इसमें सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स है, इसमें सम वर्ड यूज हो गया, तो इसके लोकस को हम क्या बोलते हैं? एलिप्स। और ये जो कांस्टेंट इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अभी तुम कोनिक पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ेगी, यहाँ पर फिलहाल का इतना ही जानना है, ठीक। एलिप्स क्लियर हुआ। एक और लोकस आता है आपके लिए हाइपरबोला। मैं सबके इक्वेशन दे दूंगा, फिर क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। ये ए और बी, एक्चुअल में ए और बी यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर, उसको बोलते हैं फोकाई, ठीक। अगर कोई आदमी इस पाथ में मूव कर रहा होगी, इसकी इन दोनों की दूरी का डिफरेंस पी यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, पी कहीं पर भी हो, ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। मींस द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, उसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए लोकस के लिए। क्लियर हुआ? सर हाइपरबोला का ये क्या फिजिक्स में क्वेश्चंस आता है अभी? अब मैं सबका जनरल इक्वेशन लिख दूंगा, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन करेंगे। आपको अभी कोनिक पढ़ोगे तो और क्लियरिटी मिलेगी, बस आपको क्वेश्चन पकड़ के देखना है कि इनमें से कोई कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं, अगर होगा तो लोकस बता देना है। साथ ही साथ अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। इसको मैं मिटा दूं? यस सर, यस सर। कॉम्प्लेक्स में भी यही सब चीजें हैं जो लोकस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो करना है आपको। बहुत सारी चीजें हैं, रोटेशन के एक टॉपिक है, थोड़ा सा रोटेशन बताऊंगा। ये तो हुआ लोकस का। अब आता है इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक। लोकस का इक्वेशन क्या होता है?
जो पॉइंट होता है हमारा, जैसे कि मैंने बोला है कि इस पॉइंट की दूरी टी की ये दूरी हमेशा में से कांस्टेंट है, तो पी यहाँ मैंने लिया, तुम यहाँ ले सकते हो, कोई यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है, यहाँ ले सकता है। तो एक ऐसा इक्वेशन जो उसके पाथ के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, वही उसका लोकस कहलाता है। इट इज ए इक्वेशन व्हिच satisfies all the points of the locus. ठीक है, इट इज एन इक्वेशन व्हिच satisfy all the points of the locus. ठीक, ये एक इक्वेशन होता है जो लोकस के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे सर्कल का इक्वेशन हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा लोकस में सब नोट कर लेना। सर्कल का इक्वेशन क्या आता है, मैंने सर्कल के लिए क्या ले लिया बच्चों, एक फिक्स पॉइंट ले लिया सेंटर। सेंटर को मैंने नाम दे दिया, कोई भी पॉइंट मान सकते हो तुम x1 y, ठीक। और एक जनरल पॉइंट P ले लिया, जनरल पॉइंट P। तो तुम देखो बच्चा, अगर ये दूरी मेरा r हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, TC बराबर r, पढ़े हो ना? ये दूरी आ रही है, यस सर, रेडियस TC का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। दो पॉइंट अगर तुम्हें पता हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, x - x1 का स्क्वायर। क्लियर? जी सर। इसको और करते हैं, x स्क्वायर क्लियर। क्लियर यस बच्चों, अगर हम x1 को जनरलाइज कर रहे हैं, इसको जनरलाइज करके लिख दे रहा हूं, समझना, फिर मैं बता दूंगा क्या। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। व्हाट इज दिस? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, या इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके बेसिस पे हमें कोई पूछे कि सेंटर कितना है, तो हमारा सेंटर x1 और y1 था, तो यहाँ पर हम देखिए इसका कोफिशिएंट कंपेयर करो तो 2g बराबर -2x1, 2 से 2 खत्म कर दो तो x1 बराबर -g। उसी तरीके से 2f बराबर कंपेयर किया -2y1, 2 से 2 खत्म, y1 बराबर -f। मतलब अगर मैं कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप का दे दूं, जैसे मैंने फिर से लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0। बच्चों देखो ये इस टाइप का है कि नहीं, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, 2gx x के साथ कुछ कोएफिशिएंट है, हाँ, y के साथ कुछ कोएफिशिएंट है, हाँ, एक कांस्टेंट टर्म है, हाँ। तो ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल के। इसका कोई सेंटर बोल देगा तो सेंटर हम लोगों ने क्या निकाला, -g, -f। तो x का कोएफिशिएंट कितना होता है? 2g। तो हमने लिखा 2g बराबर 6, g बराबर 3, और सेंटर क्या होता है? -g, यानी -3। उसी तरीके से 2f बराबर 8, f बराबर 4, तो हमारा सेंटर कितना आ जाएगा? -3, 4। ये समझ में आया बच्चों? जी सर। सर्कल का जनरल इक्वेशन बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक, अगर ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है तो जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, जो x का कोफिशिएंट है एक्चुअल में क्या है, ये -g क्या है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, फिर आगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2। जो x और y के कोफिशिएंट होंगे उनका निगेटिव साइन बाय 2 कर देंगे, तो यही हमारा हमेशा हमारा किसका कोऑर्डिनेट देता है? सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अच्छा, हम कंपैरिजन करें तो यहाँ c है, यहाँ पर क्या है?
यहाँ देखो c बराबर क्या है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c, तो r बराबर रूट में अब x1 की जगह हम चाहे तभी हमारा निकला था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यानी अगर हमें कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा तो हम उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस बराबर होता है रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। पर बेसिक आपको दिमाग में बैठाना है कि किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, अच्छा दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? बोलिए। जी सर। हाँ सर। इसमें एक नोट करके कंडीशन होता है बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला लाइन अगर हमारा सेंटर ओरिजिन पर हो जाए, दैट इज सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर इज एट, अगले जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, हमारा सेंटर अगर ओरिजिन पे हो जाए दैट इज x1 y1 बराबर 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। समझ में आया? अगर हमारा सेंटर ओरिजिन पर हो जाए तो हमारे सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब अभी भी देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों सेम होते हैं, तो याद रखना सर्कल का इक्वेशन हमेशा सेकंड डिग्री का होता है। सेकंड डिग्री का मतलब जो इसके पावर होते हैं हाईएस्ट पावर वो 2 होना चाहिए। क्लियर हो बच्चों? जी सर। नोट कर लीजिए इसको। सर्कल खत्म, अभी मैं लोकस की क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे बस मैं इक्वेशन ये ऐसा फॉर्म दिखेगा मैं बोल दूंगा सर्कल है, ठीक, तो वहां पर कोई डाउट नहीं करेगा कि सर्कल नहीं, मैंने प्रूविंग दे दिया है, जबकि मुझे डायरेक्ट बताना था सिर्फ मैंने प्रूविंग दिया है। आपको जैसे ही सेकंड डिग्री मिलेगा मैं खट से बोल दूंगा सर्कल है। नोट कर लीजिए। सभी को समझ में आया है ना? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। नोट कीजिए। लोकस क्या होता है? लोकस समझ में आया ना? लोकस को हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। जिस पाथ में वो पॉइंट ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को हम बोलते हैं उसका लोकस। व्हाट इज द लोकस? A general point moving in any path, then that path is called the locus of that point. जिस पाथ में मूव करना चाहे मूव कर जाए, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एक पैराबोला भी होता है, वो भी बताऊंगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं लोकस, और जिसमें मैंने सबसे पहले लोकस क्लियर कर दिया सर्कल। सर्कल का लोकस नोट कर लो, क्वेश्चन जब आएगा तो दिखा दूंगा सर्कल है तो मान लो, ठीक है। बिठा दूं? सर बोलिए। सर वो आर का फॉर्मूला कैसे डिराइव किए वो समझ नहीं आया। अरे यार कंपैरिजन करो ना, इस जनरल इक्वेशन का जो ऊपर इक्वेशन तुमने निकाला दोनों में कंपैरिजन करो ना, x स्क्वायर y स्क्वायर x के साथ यहाँ 2g यहाँ 2x1 y के साथ यहाँ -2y1 यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो वहां से c बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस c, r बराबर रूट में, अब अभी कुछ देर पहले मैंने निकाला था कि x1 बराबर क्या आता है -g, y1 बराबर क्या आता है -f, x1 का स्क्वायर करूंगा तो g का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर करूंगा तो f का स्क्वायर। क्लियर? जी सर। छोटी छोटी चीजें एक दो बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है?
हाँ सर मिटा दीजिए। हाँ सर मिटा दीजिए। चलो कोई नहीं, पहले थोड़ा सा मैं कोनिक की चीजों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि जब कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो उसमें और क्लियरिटी आ सकती है तुम्हारे लिए। अब आता है स्ट्रेट लाइन। इसका जनरल इक्वेशन आता है लीनियर फॉर्म। किसमें आता है? लीनियर फॉर्म, दैट इज ax plus by plus c बराबर 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू r। a b c क्या है? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने बोला 2x plus 3y plus 7 बराबर 0, 2x plus 3y plus 0 बराबर 0, या x plus y बराबर 0, या x plus 2 बराबर 0, y plus 3 बराबर 0, x बराबर 0 या y बराबर 0, सभी के सभी लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर है तो हमेशा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर है तो किसको सेटिस्फाई करता है बच्चों? किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो। स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन को। अब x बराबर 0 का क्या मतलब है? x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? y एक्सिस। ठीक, ये होता है हमेशा हमेशा x बराबर 0 का इक्वेशन। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा हमेशा x 0 होता है। अच्छा, y बराबर 0 मतलब क्या हो गया? x एक्सिस। कोई बोल लेगा कि x एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो x एक्सिस पर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y 0। फिर से रिपीट करता हूं एक मिनट। माता जी कुकर खाली है ना? माता जी कुकर खाली है? खाली है कुकर? खाली खाली कुकर कुकर दे दीजिए। रवि सर कुकर लेके आइए। फिर से मैं शुरू करता हूं बच्चों। हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो बच्चों। यस सर, साउंड आ रहा है। बच्चों एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना? होता है कि नहीं? सर। हाँ आवाज नहीं सर। आ रही? हाँ सर। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y। अगर मैंने बोला x बराबर 1, इसका कौन सा मतलब हुआ? x हमेशा हमेशा 1 है, यानी y कुछ भी हो, x तो फिक्स हो गया। अगर x फिक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं x बराबर कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया y बराबर k, यानी y फिक्स हो गया, y हमेशा हमेशा k ही है। ठीक, ये लैम्डा ले लो, ये लैम्डा हो जाएगा अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x कुछ भी हो, यहाँ पर भी y k, इसमें x1 यहाँ। तो ये सब बेसिक्स होते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जब भी आपको लीनियर फॉर्म मिल जाएगा तो समझ जाना है कि स्ट्रेट लाइन है। और अगर y बराबर x मिला, यानी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास करेगा। y बराबर -x मिलेगा तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बट वो स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप क्या है? ये सब चीजें आप पढ़ोगे कोनिक में। बस बेसिक जानो कि अगर स्ट्रेट लाइन मिला है इतना, और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, खाली x और y का टर्म है, तो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अगर आप x बराबर 0 और y बराबर 0 रखोगे तो सेटिस्फाई लग जाएगा। जैसे मैंने बोला 2x plus y बराबर 0, RHS में 0 है। अगर यहाँ पर कोई x और y की वैल्यू
0 का 0 रख दे तो 2 into 0 plus 0 0 बराबर 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन को, मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन बना होगा वो ओरिजिन से पास किया होगा। 10th में बेसिक तुम लोग पढ़े क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो चाहे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन सर्कल। अब आते हैं पैराबोला, नोट करोगे तो नोट कर लो वरना मिटाओ जल्दी। फिर थोड़ा इंग्लिश बताऊंगा, थोड़ा हाइपरबोला बताऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स पे आऊंगा और उसके क्वेश्चन कराऊंगा। और वहां पर जब सर्कल है, अब बाकी पैराबोला दिखाते, वैसे पैराबोला तुम लोग पढ़ के आए हो अभी क्वाड्रेटिक में। सर्कल में x का भी स्क्वायर होता है और y का भी स्क्वायर होता है, मगर x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम होते हैं, कोफिशिएंट सेम होते हैं। मिटा दूं? जी सर। जी सर। नेक्स्ट लिखा हूं पैराबोला। तुम लोग पढ़ के आए हो y स्क्वायर बराबर 4x, इस टाइप का इक्वेशन। इसमें एक वेरिएबल की डिग्री 2 और एक वेरिएबल की डिग्री 1। देखो y का स्क्वायर है और x का लीनियर है, चाहे अगर x स्क्वायर बराबर y बोल दो या x स्क्वायर बराबर -y, इस टाइप का इक्वेशन, या y स्क्वायर बराबर -4x, इस टाइप का इक्वेशन। बच्चा इसमें एक की डिग्री 2 होती है और एक की डिग्री 1 होती है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्लियर है? ये पढ़ के आए हो तुम लोग क्वाड्रेटिक में, पढ़े हो ना? हेलो, जी सर। पैराबोला तो जी पढ़े हो ना? सर। क्वाड्रेटिक में कुछ एक्स स्क्वायर प्लस होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx, इसको जनरल रिप्रेजेंट करते हैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या x बराबर ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, इसको बोल दो d, इसको बोल दो e, इसको बोल दो f, अलग अलग कोएफिशिएंट होने चाहिए। इस तरीके के इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। मतलब x का देखो डिग्री 2 का है पर y का सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 है, जब y का खाली डिग्री 2 का तो x का सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 है। और सर्कल में क्या था, x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का स्क्वायर था, स्ट्रेट लाइन दो के दोनों लीनियर थे। पैराबोला एक डिग्री 2 का होता है और एक डिग्री 1 का होता है। डिफरेंस बहुत इजी है, एक बार पढ़ो समझ में आ जाता है कि अगर सब लीनियर है तो सोचना ही नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन ही लोकस देगा, और अगर उसमें कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा। ठीक, सर्कल इसमें x का भी स्क्वायर हो सकता होगा, y का स्क्वायर होगा, पर दोनों के स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। नहीं कि 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बोल दोगे सर्कल, नहीं नहीं नहीं, 2x स्क्वायर हो तो 2y स्क्वायर भी होना चाहिए, दोनों का डिग्री कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए डिग्री के साथ साथ। ठीक, पर पैराबोला में क्या, अगर एक डिग्री 2 का है तो दूसरा डिग्री 1 का ही रहेगा। अब इसमें इसका डिग्री 1 भी है पर हाईएस्ट डिग्री तो इसकी 2 है, इसी तरीके से इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है पर इसमें डिग्री 1 का है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर। हाँ सर। बेटा दूं? यस सर। जी सर। क्योंकि तुम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो क्वेश्चन को जब लगाना होगा तो समझ में आएगा कि ये सब इक्वेशन जानना क्यों था, क्योंकि इन्हीं से तो तुम पहचान करोगे कि इसका लोकस है, अदरवाइज लोकस के क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं। अब आता है इलिप्स। बाकी जब तुम कोनिक पढ़ोगे तो यही यही 5 टॉपिक पढ़ना है, पूरे कोनिक में यही 5 टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, जिसको मैंने बहुत छोटे में बताया कि कोनिक के 5 चैप्टर और इसी के साथ आपका 11th का मैथ्स एंड हो जाएगा। सिर्फ 5 चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें क्या उसको डिटेल में पढ़ोगे।
यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इक्वेशन से मतलब है, ये इक्वेशन दिखा नाम दूंगा पैराबोला, ये इक्वेशन दिखा नाम दूंगा सर्कल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इक्वेशन और बेसिक ध्यान हो, बाकी चीजें वहां पर जाओगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट क्या क्या चीजें दुनिया भर के तामझाम तो तुम्हें कोडिंग में ही बताया जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ इक्वेशन को देख के जज करना है किसका इक्वेशन है, इसलिए खाली मैं उतना ही डिटेल देना। एलिप्स, इसका जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, एक होगा x स्क्वायर एक y स्क्वायर, हाँ, और इसके नीचे a स्क्वायर होगा, इसके नीचे b स्क्वायर होगा। बात समझ में आई? ओ, a और b अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। ये किसका इक्वेशन है? ये है हमारा एलिप्स का। ए और बी अलग अलग है, ये मत सोचना कि दोनों सेम है, अल्फाबेट जानते हो एक ही बात भी आता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिप्स को। किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिप्स को। ये होता है एलिप्स, ये होता है हमारा C1 C2, ये लेंथ होता है हमारा a, इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये होता है b, ठीक, ये होता है वर्टेक्स v1 v2, ये v1 v2। इस तरीके से ये फोटो बनता है इसका, बाकी डिटेल कोडिंग में। अब आता है हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, वाई स्क्वायर दिखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ x के नीचे कोई कांस्टेंट से डिवाइड होना चाहिए, y के नीचे भी कोई कांस्टेंट से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। अब आता है हाइपरबोला, सेम इक्वेशन बट देयर इज नेगेटिव बिटवीन दिस। और यहाँ माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा तो बन जाता है हाइपरबोला, ठीक। ये हमारा वर्टेक्स v1, ये वर्टेक्स v2, ठीक है। बच्चों दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटीज बहुत है, मगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, छोटा सा डिफरेंस है। अरे एक्स स्क्वायर है, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, अरे हाँ हाँ वाई स्क्वायर भी है, मगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये होता है हमारा हाइपरबोला, ठीक है। यस सर। कोई डाउट किसी को पांचों इक्वेशंस में? नहीं, ठीक। अब मैं कॉम्प्लेक्स में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ जो बताना था मैंने इक्वेशन दे दिया, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, अब आप देखोगे क्या हुआ, तुम्हें नाम बताना है कि किसका इक्वेशन है किसका नहीं। क्लियर है? बोलो। हेलो जी सर सर। डायग्राम ए और बी क्या है? कहाँ पर? ये सर डायग्राम में ए बी कहाँ लिखा? अब तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। बस ए और बी, वेयर ए और बी आर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, बस इतना जानो। मैंने बोला ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉम्प्लेक्स के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, कोई भी रियल नंबर होता है। एग्जांपल तुम लेना चाहो तो लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन 6 माइनस y स्क्वायर बराबर 200 बराबर 1, कुछ भी ले लो पर रियल नंबर लेना, कॉम्प्लेक्स मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस है रियल नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर है? जी सर। हाँ, आपको बस इक्वेशन से मतलब है, बाकी चीजें आप कोनिक में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सिर्फ 5 ही चैप्टर तो पढ़ना है, जो पांचों फोटो को मैं लाके इक्वेशन दिखाया हूँ, यही इक्वेशन के बारे में खूब पढ़ोगे, बहुत डेप्थ तक पढ़ोगे, तब जाके तुम्हारा मैथ्स कंप्लीट होगा 11th का। लिए हमें बहुत सी चीजों को आसानी, जैसे मैंने बोला वी नो दैट z बराबर r into e की पावर i थीटा, ये z बराबर मॉड z। हम लोग पढ़ के आए होते हैं फिजिक्स में, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने बोला वेक्टर a, तुम लोग बोलते हो मॉडुलस ऑफ a into a कैप, यही बोलते हो ना? बोलो। जी सर। हाँ सर। Vector is a quantity which having magnitude as well as direction both. Similarly, complex number भी है, ये उसका magnitude है, जिसको बोलते हैं मॉडुलस,
इट गिव्स डायरेक्शन। अरे वाह, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी वेक्टर की तरह ट्रीट हो सकता है। हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अच्छा हाँ, तभी तो हम लोग इसके आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बोला z बराबर 3 + 4 आया होता। अब इसको तुम मैग्नीट्यूड को देखोगे या ऐसे इसको लिख लो √3 + 1। तब इसके तुम मैग्नीट्यूड को देखोगे 2 × e⁻i π/6। अब इसके बेसिस पर इसको किसी आर्गन प्लेन में बना सकते हैं। ऑर्डर पेयर देखे तो क्या √3, 1 x में √3 जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये √3 y में 1, तो ये हमारा हो जाएगा जुड़ेंगे ओरिजिन से, तो इसको हम दिखाएंगे z। ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अरे वाह, हम अपने वेक्टर को दिखा दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। हाँ करता है। बात समझ में आया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट होता है। अब मैं इसी के एप्लीकेशन को करने जा रहा हूँ। ये सब चीजें पढ़े हुए हो पर अब मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन लगाने में आसान हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। जी सर। सर मैं इसलिए बोलता हूँ मॉड्यूल पढ़ते रहो, जो पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखो इसका क्या मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P, ठीक, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x + i/y। तुम x में गए, ये रियल एक्सिस पे x गए, इस पे y गए। ठीक, तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है P से, इसको तुमने बोला mod z। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये डिस्टेंस है, तुमने लिखा OP बराबर mod z। ठीक, अब तुम देखो अगर तुम्हें mod z मिलता है तो तुम लोग पढ़ते क्या हो? मैग्नीट्यूड ऑफ z। यही पढ़ते हो ना बच्चों? यस सर। बोलो। मॉड ऑफ z का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। पर अब यहाँ पर हम देखें तो OP क्या है? OP भी तो mod z है। इसका यह मतलब हुआ, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। दिखाई दे रहा है OP? बोलिए। जी सर। क्लियर? अब इसी तरीके से और छोटी छोटी चीजों को समझो। यहाँ पे अगर मैंने A लिखा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को दिखा रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को, ये हमारा Z1 है, और मैंने यहाँ B लिखा और ये हमारा Z2 है। तुम लोग वेक्टर एडिशन पढ़े हो और A है, तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? OA वेक्टर दिस प्लस दिस। सर 1.5 मिनट बचा है। कितना मिनट? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट? जी सर। चलो तब तक सुनो, जब बंद होगा तो बताएंगे। देखो बच्चों, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर क्या? OB वेक्टर होगा कि नहीं? होगा ना बच्चों? जी सर। जी हाँ सर। सर। AB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB, O से B, Z2 माइनस Z1। ये हुआ हमारा AB वेक्टर, यानी AB कॉम्प्लेक्स नंबर जितना होगा। इसका मैग्नीट्यूड की हम बात कर ले तो मॉड ले लेंगे। AB वेक्टर को कैसे लिखा? AB, A और B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, फिजिक्स नहीं पढ़ाया होगा, B -1। अगर हम देखें Z2 में, अभी रुक जाओ, ये फिर से शुरू करूंगा, समय खत्म हो जाने दो। कितना बचा है जी? 1 मिनट से कम बचा। 1 मिनट सर। हाँ फिर से लॉगिन करेंगे तो ये क्लियर करूंगा दोबारा, वहां पे मैं रुक जाऊं।